आज का हम लोग का एजेंडा है पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू। एक्चुअली जब भी हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, मॉडल पे काम करते हैं, तो कंट्रोलर का मेन काम यही होता है कि व्यू को डेटा देना और व्यू से डेटा लेना और बाकी ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करना। तो बहुत समय ऐसा होता है कि आपका कंट्रोलर कहीं से डेटा को एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद उसको व्यू को भेजना था कि व्यू उसको प्रेजेंटेबल मैनर में कन्वर्ट करके अपने यूजर को रिस्पॉन्स दे सके। तो अब बात आता है कि ठीक है, व्यू से हम लोग डेटा, कंट्रोलर से हम लोग डेटा व्यू को कैसे भेज सकते हैं। उसका बहुत सारा तरीका होता है। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। इन ASP.NET Core MVC, efficiently passing data between controller to view is a crucial for robust for application development। तो बोला क्या कि यहाँ पे ASP.NET Core MVC के अंदर कंट्रोलर से व्यू को डेटा भेजना बहुत क्रूसियल है। क्योंकि अगर आप डेटा भेज पाएंगे सही से, तभी आपका नॉर्मल रॉबस्ट एप्लीकेशन बन सकता है। क्यों भेजा जाएगा? अगर मान लो मेरे पास कंट्रोलर के पास डेटा है तो हम उसको क्यों भेजेंगे? तो पहला क्या है, टू डिस्प्ले डायनेमिक कंटेंट। आपके पास कोई पेज है, पेज में तुम लेआउट बना लिए हो, डिजाइन कर लिए हो, लेकिन उसमें डेटा क्या आएगा वो डिपेंड करता है कंट्रोलर क्या भेजता है। मतलब वो पहले से डिसाइडेड नहीं होगा। कंट्रोलर जो डेटा भेजेगा, डायनेमिक डेटा, वो वहां पे शो करेगा। उसके लिए यूज हो सकता है। या तुम्हारे डेटाबेस में कोई डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में है और उसको तुम प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में क्या करना चाहते हो, यूजर को भेजना चाहते हो। तो डेटाबेस के डेटा को अगर तुमको क्या करना है, डेटाबेस के डेटा को अगर तुमको व्यू बना के भेजना है, उसमें इसका यूज हो सकता है। क्योंकि कंट्रोलर डेटा को एक्वायर करेगा डेटाबेस से और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा व्यू को। या टू सेंड यूजर इनपुट रिजल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो फॉर्म में डेटा डाले, वो फॉर्म के डेटा को एज इट इज यूजर को डाल के भेज देना। जैसे होता है ना कि तुम कोई फॉर्म फिलअप किए, बटन पे क्लिक किए, तो एक वो क्या करता है, फॉर्म जैसा बना के, मतलब एक रिपोर्ट बना के आपको दे देता है और वहां पे पूछता है कि आपने जो डेटा डाला आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए और अगर आप कंफर्म है तो फाइनली सबमिट करिए। तो वहां पे क्या हो गया कि आपका जो डेटा डाला हुआ था वही डेटा वापस भेज के आपको सजा के एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में बोल सकते हैं या थोड़ा सा एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में बोल सकते हैं, कन्वर्ट करके आपको दे दिया गया। और एक बार आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद फिर आप दोबारा सबमिट कर रहे हैं, वहां हो सकता है। या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कंट्रोलर और व्यू के बीच में स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं, जो कंट्रोलर से किसको भेज सकते हैं, व्यू को भेज सकते हैं। अब कंट्रोलर से डेटा व्यू को भेज कैसे सकते हैं, उसका बहुत सारा तरीका है। तो बोलते हैं मेथड्स टू पास डेटा। ठीक है, कौन कौन से मेथड से डेटा को हम पास कर सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो यहां पे मेनली 4 मेन मेथड है। यूजिंग व्यू डेटा, यूजिंग व्यू बैक, यूजिंग टेम्प डेटा और यूजिंग स्ट्रांगली टाइप मॉडल। इसमें जो सबसे कॉमन है वो तो मॉडल है, क्योंकि अभी हम लोग पहले भी यूज किए, हम बताए भी कि मॉडल बनाते हैं, मॉडल में डेटा डाल के हम उसको भेजते हैं, फिर वहां मॉडल के अंदर उसको रिसीव कर लेते हैं। लेकिन और भी तरीका है, जैसे व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा। और वो कब यूज करेंगे, किस तरह का डेटा के लिए यूज करेंगे और किसका क्या बेनिफिट, क्या ड्रॉबैक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम लोग क्या देखेंगे, पासिंग डेटा यूजिंग व्यू डेटा। अब व्यू डेटा होता क्या, पहले उसको समझ। इन ASP.NET Core MVC, व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी बेस्ड कंटेनर। व्यू डेटा एक तरह का प्री डिफाइंड कंटेनर होता है जो पहले से बना बनाया आपको मिलता है आपके कंट्रोलर के अंदर और व्यू के अंदर हर जगह अवेलेबल होता है। और ये क्या होता है, डिक्शनरी बेस्ड होता है। डिक्शनरी बेस्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होगा। मतलब एक वैल्यू आप भेज सकते हैं या बहुत सारा वैल्यू भेज सकते हैं और हर वैल्यू का अपना एक की होगा। की के साथ उस वैल्यू को व्यू डेटा के अंदर डाला जाएगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा किसको, व्यू को। अब व्यू फिर उसको रिसीव करके दिखाएगा। तो ये यहां पे लिखा भी हुआ कि डिक्शनरी बेस्ड कंटेनर यूज टू पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। लेकिन इससे बहुत बड़ा डेटा नहीं भेज सकते, 1 2 3 कोई डेटा है ऐसे जनरली आप उसको भेज सकते हैं। It is handy tool for when you need to send extra information that is not part of your main domain model। इसका जनरली यूज जो होता है, चाहे व्यू डेटा का है या व्यू बैक का है या टेम्प डेटा का, ये तीनों का जो यूज है वो किस लिए होता है, ऐसा डेटा को भेजने के लिए नहीं यूज होता जो कि मॉडल का डेटा है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि मॉडल के अंदर वो स्टोर नहीं है, आपको भेजना। जैसे पेज का टाइटल, जैसे हम लोग देखे थे लेआउट बनाए थे तो पेज का टाइटल में भी व्यू डेटा का यूज करते, या किसी तरह का स्टेटस मैसेज भेजना है, या ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका कोई आइटम्स को आपको भेजना व्यू के अंदर, कि आप डेटाबेस से लेके आए ड्रॉप डाउन का लिस्ट और उसको स्टोर कर लिए। किसी पर्टिकुलर आइटम लिस्ट होता है, हम बताएंगे उसके अंदर स्टोर, सिलेक्शन लिस्ट, सॉरी सिलेक्शन लिस्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके आप फॉरवर्ड कर दिए। तो बहुत सारा छोटा मोटा डिटेल्स जो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कंट्रोलर से किसको भेजना पड़ता है, कंट्रोलर से भेजना पड़ता है व्यू को, वहां पे व्यू डेटा का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें 2 3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, व्यू डेटा जो होता है वो डिक्शनरी लाइक
ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप डेटा को की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं पेयर में। दूसरा ये होता है इट इज वीकली टाइप डिक्शनरी। वीकली टाइप डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा डेटा, जब भी इसके अंदर कोई डेटा डाल के आप भेजते हैं तो सपोज इसमें स्ट्रिंग डालोगे तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर इसमें तुम इंटीजर वैल्यू डाल के भेजोगे तो इंटीजर के फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर इसमें तुम डबल या फ्लोट डाल के भेज रहे हो तो डबल या फ्लोट नहीं जाएगा। आप जैसे ही इसके अंदर स्टोर करते हैं तो वो एक ग्लोबल टाइप में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब आप कंट्रोलर से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा अगर भेजते हैं, जो टाइप का डेटा भेज रहे हैं, इंटीजर भेज, मतलब अगर व्यू डेटा के अंदर इंटीजर डाल रहे हैं, फ्लोट डाल रहे हैं, बुलियन डाल रहे हैं या स्ट्रिंग डाल रहे हैं, कैरेक्टर डाल रहे हैं, तो वो उसके अंदर उस फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो एक ग्लोबल फॉर्म में स्टोर होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। इससे होगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट टाइप जाकर वहां फॉरवर्ड होगा। अब अगर वहां पे उसका ओरिजिनल तुम मान लो कि यहां से 2 नंबर पास किए इंटीजर के फॉर्म में, तो वहां इंटीजर के फॉर्म में नहीं जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि यहां से जो डेटा भेजे वहां पे उसके साथ कैलकुलेशन हो, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, तो फिर तुमको उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जब भी डेटा को भेजता है तो एक ग्लोबल टाइप में भेजता है, जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में भेजता है, इसलिए इसको वीकली टाइप डिक्शनरी बोलते हैं। वीकली टाइप का मतलब क्या हो गया, ये टाइप के को सपोर्ट नहीं करता है कि आप जैसा डेटा डाल रहे हो वैसे ही जा रहा, नहीं, वो अपने फॉर्म ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इसके अंदर जो की होता है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है और वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। तो अगर कोई ये पूछे कि व्यू डेटा के अंदर जो डेटा जाता है की वैल्यू पेयर होता है, उसमें की का डेटा टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग होगा हमेशा, और वैल्यू का डेटा टाइप क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी एक तरह का डेटा टाइप होता है जो कि ग्लोबल डेटा टाइप होता है। और इसका स्कोप क्या होता है, तो स्कोप भी, हर का स्कोप भी समझना जरूरी है। इट्स लाइफ इज लिमिटेड टू द करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मतलब एक रिक्वेस्ट आया, वो कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर एक्शन मेथड को फॉरवर्ड किया, एक्शन मेथड के अंदर तुम कहा क्या डाले, व्यू डेटा डाले और उसको फॉरवर्ड कर दिया व्यू को। तो जैसे ही व्यू के पास वो डेटा जाएगा और व्यू का काम पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही व्यू का काम खत्म होगा वो मेमोरी से क्या हो जाएगा, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए होता है। मतलब आप एक बार कंट्रोलर के अंदर उसको डाले, व्यू को भेजे, व्यू अपना काम खत्म किया, व्यू रिस्पॉन्स दिया और मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब कभी भी वो अक्रॉस द रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ एक बार के लिए यूज होगा। दोबारा अगर आपको भेजना तो दोबारा डाल के भेजना होगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि एक बार डेटा डाल दिए तो आप किसी भी व्यू के अंदर आप उसको यूज कर रहे हैं। आप एक बार होता है ना टेम्पोररी, हुआ जिसको बोलते हैं एक वन टाइम यूज होने वाला, आप कंट्रोलर में डेटा डाले, व्यू को मिला, व्यू का काम खत्म, वो डिलीट हो जाए। इसमें 3 चीज याद रखना, पहला 4 चीज याद रखना है। व्यू डेटा क्या है, डिक्शनरी बेस्ड है, मतलब इसमें जब भी डेटा डालेंगे तो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा जाएगा। दूसरा, जो डेटा डाल के भेजेंगे वो डेटा ऑब्जेक्ट टाइप में जाता है क्योंकि ये वीकली टाइप्ड होता है। तीसरा, ये डेटा को जब स्टोर करता है तो उसका की हमेशा किस फॉर्म में रहता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रहता है, और डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। और चौथा, ये एक बार डेटा डाल के भेज देंगे, व्यू को मिलेगा, व्यू का काम जैसे ही खत्म होगा वो मेमोरी से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। मतलब वन टाइम यूज वाला होता है वो। चलो इसको यूज करके देखते हैं। पहले के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, क्या देते हैं हम लोग, न्यू डेटा डेम, नेक्स्ट और क्रिएट। ये बन गया। अब इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा जो मेरा एक व्यू अपने आप बना रहता है वहां पे एक फॉर्म, या एक काम करते हैं ना हम लोग ना, पहले नॉर्मल बनाते हैं फिर फॉर्म वाला बनाते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर चले गए, फॉर्म का तभी जरूरत नहीं है। होम कंट्रोलर के अंदर यहां पे हम लोग अपना एक एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट तो डेटा, सपोज 100 डेटा कर दिया। ऐसे सिर्फ समझने के लिए बना रहे, इसका कोई एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं बता रहे। अब आप चाहते हैं कि 100 डेटा नाम का जो, और ये क्या करेगा, अपना व्यू रिटर्न करे। लेकिन हम चाहते हैं जब व्यू रिटर्न करेगा तो व्यू को हम यहां से कोई डेटा भेजना चाहते हैं। व्यू को डेटा भेजने के लिए पहला क्या यूज करेंगे, व्यू डेटा। उसके बाद यहां पे की देना पड़ता है, इसे की में भी हम लोग देते हैं रोल। तो जो की दोगे, और ये रोल हमेशा स्ट्रिंग टाइप में होगा, मतलब डबल कोट्स के अंदर होगा। यहाँ पे देखो बताया हुआ था ना, इसका जो की होगा हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा, मतलब यहाँ पे तुमको इसको डबल कोट्स में देना, इक्वल्स टू जो भी वैल्यू देना दे दिए। फिर देता है व्यू डेटा नेम,
बाकी कोई नहीं आया। व्यू डेटा, कोर्स, व्यू डेटा पी। इतना सारा डेटा हम लोग क्या डाल दिए, व्यू डेटा में डाल दिए। मतलब ये सारा डेटा हमको कहां अवेलेबल होगा, इस पर्टिकुलर व्यू में, इसी व्यू में, जिस व्यू के अंदर इसको बनाया गया है। तभी भी इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के लिए रिक्वेस्ट आएगा, ये सारा डेटा इस स्टोर होगा व्यू डेटा के अंदर अलग अलग की के साथ में, और वो फॉरवर्ड हो जाएगा किसको, व्यू के अंदर। वो सिर्फ इसी व्यू में अवेलेबल होगा, किसका व्यू में, शो डेटा के व्यू में। और एक बार जब काम खत्म होगा मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, अब इसका व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड, आ गया। अब यहां पे सिंपल हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं इसको, फ्रंट फॉर्मेशन, ये बाकी जो ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है, तुम वो नहीं भी दे सकते, उसके उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ये देना ही देना है। यहां पे देते हैं रोल, और यहां पे व्यू डेटा यूज करना है, व्यू डेटा, और इसके अंदर क्या दे देंगे, व्यू डेटा के अंदर दे देंगे, वहां पे की क्या दिए थे, रोल। पहला डिवीजन के अंदर आ गया, दूसरा डिवीजन, अच्छा P2 एस होगा। दूसरा हमारा क्या है, नेम, तीसरा हो जाएगा कोर्स, और चौथा क्या है, फी। चलो रन कराते हैं, देखते हैं कि यहां पे डेटा व्यू में अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। आ गए तुम लोग, तुम लोग जो है ना, अकेले घर में उधर है, ठीक है। अब कुछ नहीं, हम क्लास में है, चलो। हाँ देखते हैं, ये आ गया। अब यहां पे तुम्हारा कंट्रोलर कौन सा है, होम स्लैश शो डेटा, डेटा आया। ये डेटा कहां से आ रहा है, ये तो हम लोग मॉडल में डाल के भेजे नहीं है। ये डेटा कहां से आया, ये डेटा हमारा आया कंट्रोलर से। अच्छा एक चीज और हम बोले थे कि ये क्या होता है, ये तुम्हारा वीकली टाइप्ड होता है। वीकली टाइप मतलब हम लोग एक और ऐसी सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ताकि तुमको व्यू डेटा में और व्यू बैग में डिफरेंस समझ में आ जाए। व्यू डेटा के अंदर एक और ऐसी डाल देते हैं, num1 प्लस 200, व्यू डेटा num2 प्लस टू 200 डाल दिए। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एक डिवीजन ले लेते हैं इसके नीचे, P2, और हम लोग क्या चाहते हैं कि एट द रेट, यहां पे ऐसा सम लिखा हुआ है, और उसके सामने एट द रेट व्यू डेटा का num1 प्लस एट द रेट व्यू डेटा जो num2, दोनों को जोड़ के यहां पे दिखा आता है कि नहीं आता। देखो हम लोग वहां पे क्या डाले थे, 100 प्लस 200, यही डाले हैं ना।
लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, ये दोनों एडिशन की जगह क्या हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो कॉन्कैटिनेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर वो डेटा तुम्हारा इंटीजर के फॉर्म में रहता, न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता, तो यहाँ पे 300 आता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, इसलिए वो प्लस ऑपरेटर क्या किया, उसको ऐड ना करके क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर। इससे प्रूफ होता है कि वहां से हम भले ही इंटीजर वैल्यू भेजे हैं, बट यहां पे वो क्या आया, एज एन ऑब्जेक्ट आया, मतलब वो तुम्हारा जैसा डेटा टाइप में वहां से भेजे वैसा डेटा टाइप में यहां नहीं आया। तो व्यू डेटा का यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको डेटा भेजना है, सेशन रिडूइंग हो रहा है क्या संतोष, क्या भेज लिखे हो, सेशन रिडूइंग हो रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग, यहाँ पे स्पेलिंग में रीडूइंग है, हम भी कंफ्यूज हो गए। ठीक ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, वो सी छूटा हुआ, हम भी समझ में आया कि रीडूइंग क्या बोल रहा है। तो यहां पे क्या देखें हम लोग कि अगर आपको कोई डेटा भेजना है, कहां से, अपने कंट्रोलर से व्यू में, और वहां पे डेटा टाइप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डेटा पहुंच जाना चाहिए, वहां पे जिस डेटा टाइप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, व्यू डेटा का यूज कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है जिससे कि हम लोग डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई छोटा मोटा चीज जैसे यूजर नेम भेज दिए, आपको कहीं पे कोई व्यू में दिखाना है, या कोई ऐसा डेटा जो मॉडल में नहीं है, कोई मैसेज भेज दिए कि सपोज कोई काम किए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ मैसेज भेज दिए कि आपका काम सक्सेसफुली हो गया या आपका काम सक्सेसफुली नहीं हुआ, तो ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज भेज दिए, तो उसके लिए व्यू डेटा का आप यूज। यहां पे इसका देखोगे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो डेटा टाइप क्या है, वीकली टाइप, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। अगर तुमको वहां पे कैलकुलेशन करना है, हाँ देखो अभी ये चीज दिखा देते हैं, अगर तुमको यहां पे कैलकुलेशन करना है तो फिर इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू एंटी, अगर मान लो इसको इंटीजर, वहां से भले इंटीजर भेजे हैं लेकिन यहाँ आया ऑब्जेक्ट, तो फिर उसको अगर कैलकुलेशन ही तुमको करना है तो पहले उसको रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में जो कन्वर्जन मेथड होता है उससे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर देखोगे इसको रन कराएंगे, अब हमारा ये क्या करेगा, रन कर जाए। यहाँ पे एट द रेट ना लगा के अब तुमको एट द रेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं लगाना होगा क्या, देख ले रहे हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, काम तो कर ऊपर में, हाँ ऊपर में उसको वेरिएबल में डाल के करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ सम के साथ वो कॉन्कैटिनेट हो रहा है, इसलिए देख लेते एक बार ट्राई करके, नहीं होगा तो ऊपर वेरिएबल में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल int num1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32, और यहाँ पे दे देंगे व्यू डेटा का, और दूसरा num2, फिर यहां पे हम लोग दे देंगे, या यहीं पे हम लोग सम कर सकते हैं ना, अगर हम जब सारा सीसा का कोड यहां लिख ही रहे हैं, तो यही सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और यहां पे सीधा सीधी एट द रेट सम का वैल्यू दिखा देंगे, यहां पे फिर कॉन्कैटिनेशन वाला प्रॉब्लम होगा, एट द रेट सम का वैल्यू दिखा, अब ये हो जाएगा, आया। तो अगर तुमको उसके साथ काम करना रिस्पेक्टिव डेटा टाइप की तरफ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर जाके काम करना। ये हो गया हमारा एक तरीका। हाँ इसमें परफॉर्मेंस क्या है, वेरी फास्ट है फॉर स्मॉल सिंपल एंड डेटा सेट, छोटा छोटा डेटा के लिए। सेफ्टी, नो कंपाइल टाइम चेकिंग, अ टाइपो इन की स्ट्रिंग रिजल्ट इन नल वैल्यू एट रन टाइम, इसमें कोई चेकिंग नहीं होता है। अब अगर ऐसा हो गया कि तुम यहां पे रोल के जगह पे मान लो कोई वेरिएबल में आर स्मॉल दे दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नल आ जाना चाहिए, या रोल 1 कर देते, रोल वो स्मॉल, हाँ यहां पे कंपाइल किए, यहाँ पे नल आ रहा है, मतलब ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक या नल। ये चेकिंग ऐसा नहीं होगा कि तुमको एरर दिखाएगा, टाइप चेकिंग में क्या होता है, एरर दिखा देगा कि ये की मिल नहीं रहा है, ये एरर नहीं दिखाएगा, उसके जगह पे नल आ जाए या ब्लैंक आ जाए, जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद है
सिंटैक्स तो इसमें जब भी जाता है कैसे जाता है, डिक्शनरी स्टाइल में, मतलब यहाँ पे तुमको व्यू डेटा और यहाँ पे तुमको डिक्शनरी देना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए, डालने के लिए इक्वल्स टू करके वैल्यू डाल के भेजना पड़ेगा। ये डिक्शनरी की तरह काम करता है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा भेजता है। लेकिन अगर तुमको कहीं पे ऐसा जरूरत है कि नहीं हम जिस डेटा टाइप में वैल्यू भेज रहे हैं वो उसी डेटा टाइप में वहां पहुंचे, हमको टाइपकास्ट करने का जरूरत ना पड़े, और वही काम के लिए यूज करना जो व्यू डेटा से करते हैं, मतलब छोटा मोटा डेटा आपको क्या करना है जो कि मॉडल के थ्रू आप नहीं भेजना चाह रहे या मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसको आपको क्या करना है, भेजना है किसको, उसको आपको भेजना है व्यू को कंट्रोलर से। तो वहां पे व्यू बैग का हम लोग यूज कर सकते हैं। व्यू बैग जो होता है डिक्शनरी नहीं होता है, एक्चुअली एक तरह का कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप जितना चाहे उतना अलग अलग वैल्यू को ऐड कर सकते हैं रन टाइम में। तो व्यू बैग इज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट। डायनेमिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करता है, इसमें जितना चाहे आप दूसरे दूसरे टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं तो बताते हैं। एंड यूज टू पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ये भी क्या करता है, छोटा मोटा डेटा को अगर आपको कंट्रोलर से व्यू में भेजना तो इसका यूज करेंगे। while it serve the same purpose as view data, दोनों का काम लगभग वही है, सेम पर्पस है, बट इट यूजेस द डायनेमिक कीवर्ड इन सी शार्प। इसको बनाने के लिए क्या किया गया, डायनेमिक यूज किया गया जब इसको बनाया गया, allowing you to assign an access property without the need of dictionary syntax or explicit typecasting। इसमें दो चीज होता है, एक हम लोग इसमें प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम होता है, तो यहाँ पे आपको की नहीं देके यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम देना पड़ता है डॉट के थ्रू, और आप जैसे ही देंगे वो क्या करेगा, उस नाम से प्रॉपर्टी उस व्यू डेटा व्यू बैग नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देगा डायनेमिकली। दूसरा, इसके अंदर आपको टाइप कास्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप जैसा डेटा भेजिएगा उसी डेटा टाइप में वहां डेटा जाएगा। तो व्यू बैग इज अ रैपर अराउंड व्यू डेटा, नॉर्मल व्यू डेटा जैसा ही है। अंडर द हुड दे बोथ स्टोर डेटा इन द सेम डिक्शनरी, बट व्यू बैग प्रोवाइड द नाइसर सिंटेक्स बाय यूजिंग डायनेमिक प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा इसका सिंटेक्स जो होता है वो अच्छा होता है। कैसे, तो वहां पे तुमको पहले व्यू डेटा लिखना पड़ता था, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता था, फिर डबल कोट्स के अंदर तुमको क्या देना पड़ता था, की देना पड़ता था। यहाँ पे जो तुम्हारा की के जगह पे प्रॉपर्टी नेम दे देंगे और वहां पे डॉट यूज करेंगे, कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह देने का जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू सीधा सीधा वैल्यू दे देंगे। जो काम अभी हम लोग पीछे किए, ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, डायनेमिक रिजोल्यूशन। प्रॉपर्टीज आर इवेल्युएटेड एट द रन टाइम नॉट एट द कंपाइल टाइम। मतलब जब कंपाइल होता है उस समय वो इवेल्युएट नहीं होता कि उस पर्टिकुलर व्यू बैग के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, रन टाइम में वो इवेल्युएट होता है। रन टाइम में जितना प्रॉपर्टी ऐड करेंगे उतना प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा। इफ यू मिस स्पेल अ प्रॉपर्टी नेम, हाँ यही ना, रैपर एंड व्यू डेटा मतलब क्या, सिंपल सा बात है कि जैसे व्यू डेटा काम करता है वैसे ये भी काम करता है, उसी के अराउंड, मतलब रैपर अराउंड में क्या होगा, उसी के इर्द गिर्द जो काम व्यू डेटा में होता है वही काम व्यू बैग से भी होता है। तो इर्द गिर्द घूम रहा है, होता है ना क्या, उसी के आसपास। नॉर्मल मतलब इसका ये हुआ कि व्यू बैग इज रैपर अराउंड व्यू डेटा, मतलब व्यू बैग को जो बनाया गया है तो किसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाया गया, व्यू डेटा को ध्यान में रख के बनाया गया। जो काम व्यू डेटा से होता था वही काम व्यू बैग से भी होगा, उसी के इर्द गिर्द तो बोला जाता है। डायनेमिक रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इफ यू मिसस्पेल अ प्रॉपर्टी नेम इन अ व्यू द कंपाइलर वोंट कैच इट, इट विल सिंपली रिटर्न नल। क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है कि सारा प्रॉपर्टी ऐड कब होता है, डायनेमिकली, मतलब जब कंट्रोलर रन कर रहा है उस समय प्रॉपर्टीज आप ऐड करेंगे, इसलिए कंपाइल टाइम ये चेक नहीं हो पाता। तो यहां पे वही वाला काम होगा कि अगर तुम वहां पे कोई गलत प्रॉपर्टी नेम डालोगे, जैसे वहां पे की गलत डालते थे तो नल आता था, यहां प्रॉपर्टी नेम गलत डालोगे तो वहां पे क्या आएगा, नल आएगा। दूसरा, नो कास्टिंग। अनलाइक व्यू डेटा यू डोंट हैव टू राइट, जो अभी हम लोग टाइप कास्ट करते थे, द डायनेमिक नेचर हैंडल द टाइप रिजोल्यूशन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई भी टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीजर भेजेगा तो इंटीजर में जाएगा, फ्लोट भेजेगा तो फ्लोट में जाएगा, तो किसी भी तरह का एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसका भी लाइफ साइकिल वही है, इसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। द डेटा इज डिस्ट्रॉयड वंस द करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट इज फिनिश। मतलब जैसे वहां पे होता था कि जैसे ही यहां से कंट्रोलर से पास किए, व्यू को गया, व्यू का पूरा रेंडरिंग कंप्लीट हुआ, और वो व्यू जैसे ही रिटर्न होगा ये मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब उसको अक्रॉस द रिक्वेस्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं, या उस डेटा को किसी दूसरे व्यू को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो बस दोनों का काम एक ही है, बस दिमाग में यही रखना है, दोनों का काम एक ही है। बस एक डिक्शनरी के फॉर्म में रख रहा है, एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख रहा है। एक जो है वो वीकली टाइप्ड है और एक जो है वो तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप बोल सकते हैं कि जो टाइप में भेजेंगे वही टाइप में जाएगा। बाकी सारा काम उसी तरह से होगा। देख लेते हैं, सेम प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। देखो सेम प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन इस बार किसका यूज करके बनाएंगे, व्यू बैग का यूज करके। न्यू प्रोजेक्ट, कुछ कोड को कॉपी कर लेते हैं। इतना कोड फिर लिखेगा कौन,
फाइल न्यू प्रोजेक्ट और यहां पे हम लोग डाल देते हैं व्यू बैग डेमो। यहां पे भी होम कंट्रोलर होता है, सेम हम लोग बना लेते हैं शो डेटा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट शो डेटा, सेम काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। और यहां पे क्या करेंगे व्यू बैग डॉट रॉल इक्वल्स टू 1, व्यू बैग डॉट नेम इक्वल्स टू कुमार, व्यू बैग डॉट कोर्स इक्वल्स टू व्यू बैग और यहां क्या करेंगे रिटर्न व्यू। फिर इसका व्यू ऐड कर लेंगे, राइट क्लिक ऐड व्यू ऐड, यहां क्या करेंगे तो डेटा HTML सब कुछ वैसे। अच्छा यहाँ num1 num2 भी नहीं पास किया, num1 num2 वाला बाद में, अच्छा कर ही देते उसको साथ ही साथ, वहां से num1 num2 भी डाल ही देते। तो num1 num2 जब यहां पास किया तो अभी हम क्या बताते कि यहां पे आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा उसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप उसको निकाल सकते हैं व्यू बैक डॉट 1 और यहां पे क्या हो जाएगा व्यू बैक डॉट, कोई यहां पे हम लोग टाइप कास्ट नहीं किए, यहां पे सम कर रहे हैं, यहां प्रिंट कर रहे हैं, प्लस यहां पे जो व्यू डेटा है उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे जैसे डाले तो वैसे ही निकालेंगे व्यू बैक डॉट ऑल, क्योंकि प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्टोर होता है, की के फॉर्म में नहीं होता है। व्यू बैक डॉट नेम, व्यू बैक डॉट कोर्स, व्यू बैक डॉट कोर्स के बाद हो गया तुम्हारा फी। बाकी यहां सम तो प्रिंट कर ही रहे हैं, सब कुछ सेम रखे हैं, बस यहां पे व्यू बैग हम लोग यूज करें। सारा कुछ आ रहा है, यहां पे देखो कैलकुलेशन 300 आ रहा है और यहां पे हम लोग कोई भी किसी भी तरह का टाइप कास्टिंग की है नहीं, मतलब ये इंटीजर डायरेक्टली इंटीजर में चला गया, ये डायरेक्टली इंटीजर में चला गया, यहां पे कोई भी टाइप कास्टिंग का जरूरत नहीं। तो इसमें दो ही डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है कि ये तुम्हारा जो डेटा टाइप में डेटा पास करोगे उसी डेटा टाइप में फॉरवर्ड करता है और वहां पे उसी डेटा टाइप में उसको रिसीव कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता था और यहां पे तुम्हारा प्रॉपर्टी के फॉर्म में, डायनेमिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ये दूसरा चीज भी हम लोग देख लिए। सेकंड, थर्ड जो होता है वो होता है टेम्प डेटा। अब ये थोड़ा सा अलग है, पहले तो समझ लो कि टेम्प डेटा जो है ये भी तुम्हारा डेटा जो भेजेगा वो तुम्हारा डिक्शनरी टाइप ही की और वैल्यू के फॉर्म में भेजेगा। तो फिर बोलोगे सर की और वैल्यू के फॉर्म में तो मेरा व्यू डेटा भी भेजता था, तो व्यू डेटा और फिर टेम्प डेटा में डिफरेंस क्या है? तो एक मेजर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें क्या था कि तुम्हारा एक बार एक कंट्रोलर से व्यू को डेटा भेजा गया एक रिक्वेस्ट के लिए, तो वो एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए बनता है और आप उस पर्टिकुलर व्यू बैक को या व्यू डेटा को, दोनों को बोल सकते हैं, जिस व्यू में फॉरवर्ड किया गया वहीं यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर रिक्वेस्ट कुछ फॉरवर्ड हो रहा है किसी दूसरे व्यू को तो वहां पे वो नहीं मिलता, मतलब एक HTTP सेशन के लिए वो एक्टिवेटेड होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई एक्शन मेथड कॉल हुआ और उस एक्शन मेथड से रिक्वेस्ट किसी दूसरे एक्शन मेथड को रिडायरेक्ट हो रहा, हम लोग पढ़े थे ना रिडायरेक्ट टू एक्शन, तो वहां पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं और आप इस एक्शन मेथड से किसी दूसरे एक्शन मेथड को क्या करना चाह रहे हैं, डेटा फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप कभी भी किसी एक्शन मेथड को कॉल कराते हैं,
एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट हुआ, लेकिन जब आपका एक्शन मेथड किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल कराता है तो वहां से एक नया रिक्वेस्ट शुरू होता है। तो अभी हम क्या बोले थे कि व्यू बैग और व्यू डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए होता है, एक रिक्वेस्ट के लिए तो बना, लेकिन जैसे तुम्हारा एक्शन मेथड किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल कराएगा तो एक नया एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब स्टार्ट होगा तो वहां पे वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो वहां पे उस तरह का सिचुएशन हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का। तो टेम्प डेटा स्टैंड आउट इन ASP.NET MVC एज अ सॉल्यूशन फॉर परसिस्टिंग डेटा अक्रॉस 2 कंसेक्यूटिव एचटीटीपी रिक्वेस्ट। दो ऐसा रिक्वेस्ट जो कंसेक्यूटिव है, मतलब एक को किया गया वो किसी दूसरे को करा रहा है, तो वहां पे अगर आप डेटा को अक्रॉस द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पे व्यू बैग या टेम्प डेटा काम नहीं करेगा, हम करके दिखाएंगे अभी। दिस फीचर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सिनेरियो लाइक डिस्प्लेइंग सक्सेस मेथड मैसेज आफ्टर फॉर्म सबमिशन। जैसे मान लो तुम एक फॉर्म सबमिट किए, तो फॉर्म सबमिट किए तो क्या हुआ, एक एक्शन मेथड कॉल हुआ कंट्रोलर का, वो क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसके अंदर कोड लिखा गया है, वो डेटाबेस के अंदर डेटा डाल दिया, उसके बाद डेटा डालने के बाद वो क्या किया, उसको सेव भी कर दिया डेटाबेस में, और उसके बाद आपको सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए किसी दूसरे क्या किया, किसी दूसरे व्यू को फॉरवर्ड कर दिया, और वो व्यू आपको पेज दिखाएगा कि हाँ आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया। तो अब यहां से अब क्या चाहते हैं कि अब आप चाहते हैं कि भाई हम यहां से वहां जब मैसेज भेज रहे हैं तो दो मैसेज भेज सकते हैं, या तो वो सक्सेसफुली स्टोर हो गया है या तो किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो दो मैसेज है, दोनों में से कोई एक मैसेज किसी दूसरे व्यू को फॉरवर्ड करना है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग यूज करेंगे टेम्प डेटा का, मतलब एक व्यू से किसी दूसरे व्यू को डेटा फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये रिक्वेस्ट कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब तुम्हारा एक एक्शन मेथड को कॉल किया गया और वो तुरंत किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल कर रहा। अब ऐसा नहीं कि हम एक को कॉल किए, तो मान लो एक एग्जांपल देते कि हम लोग कॉल किए क्रिएट को, तो क्रिएट कॉल करा रहा है किसको, शो मैसेज को, तो ये इसको कंसेक्यूटिव बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि हम क्रिएट में टेम्प डेटा में डेटा डाले, क्रिएट को कॉल करा है, क्रिएट के अंदर लिखे टेम्प डेटा के अंदर एक मैसेज डाल दिए, वो कॉल करा रहा शो मैसेज को, शो मैसेज किसी और तीसरे को करा रहा है, तो तीसरे को जब करा रहा तो तीसरे में नहीं मिलेगा, वो किस में मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा। फिर दूसरा से तीसरा में अगर भेजना है तो फिर वहां से तुमको अलग से टेम्प डेटा में डालना पड़ेगा। तो एक चीज थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा देते हैं, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो तुम लोग। जैसे बात समझो यहां पे एक ये थोड़ा सा समझ, मान लो मेरे पास एक वेब पेज है, फॉर्म है, यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिए, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये क्या कर रहा है, मेरा एक कंट्रोलर है, उसके अंदर मान लो एक्शन A1 है, A1 को कॉल किया, यहां से किसको कॉल किया, A1 को, A1 डेटाबेस में डेटा डाला, ठीक है, और उसके बाद वो अपने व्यू नहीं दिखाएगा, व्यू दिखाने के लिए एक A2 है, यहां से वो किसको फॉरवर्ड कर दिया, A2 को। तो अगर A1 A2 को फॉरवर्ड कर रहा है और A2 का व्यू क्या करेगा, कोई डेटा दिखाना चाहता है जो A1 फॉरवर्ड किया है, A1 में आप व्यू बैग या व्यू डेटा के अंदर आप डेटा डाल के नहीं भेज सकते, आपको वहां से टेम्प डेटा में डाल के भेजना पड़ेगा। तो टेम्प डेटा में डाल के भेजेंगे तो A2 को मिल गया। लेकिन अगर मान लो A2 क्या किया, वो डेटा को रिसीव किया और वो A3 को कॉल कर दिया, तो वो डेटा जो टेम्प डेटा का वो A2 में तो मिलेगा, लेकिन A3 में मान लो ये इसको फॉरवर्ड किया, ये इसको फॉरवर्ड कर दिया, तो ये क्या करेगा, वो जो टेम्प डेटा वाला डेटा यहां पे नहीं मिलेगा। वहां पे कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब A1 A2 को कॉल किया, तो A2 क्या कर रहा है, फिर से उसको नया टेम्प डेटा में डालकर किसको भेज रहा है, A3 को भेज रहा है, तब मिलेगा। तो व्यू बैग व्यू डेटा कब यूज होगा, जब A1 को कॉल कर A1 अपना व्यू में ही कोई डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है, A1 अपना व्यू में कोई डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यू बैग या व्यू डेटा का। लेकिन अगर कोई एक्शन मेथड किसी दूसरे एक्शन मेथड को डेटा भेजना चाहता है तो वहां पे किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का, लेकिन वो भी सिर्फ कंसेक्यूटिव होगा। किसी एक को कॉल किया, दूसरा कॉल कर रहा, दूसरा किसी तीसरे को कॉल कर रहा, तो पहला से दूसरा में भेजे तो सिर्फ दूसरे में मिलेगा, तीसरा में नहीं मिलेगा। तीसरा में भेजने के लिए फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, अलग से टेम्प डेटा में डाल के भेजना पड़ेगा, दिखा देते अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे सिंपल सा बात है कि अगर कोई पूछे कि टेम्प डेटा और व्यू डेटा में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि टेम्प व्यू डेटा जो है वो करंट एचटीटीपी सेशन में डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, जबकि टेम्प डेटा जो है वो अक्रॉस द सेशन, तो अक्रॉस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सेशन नहीं बोल देंगे, सेशन बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा व्यू डेटा है वो सिर्फ करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए काम करता है, जबकि तुम्हारा टेम्प डेटा जो है वो अक्रॉस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए काम करता है, मतलब एक से दूसरे में फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, दिस फीचर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सिनेरियो लाइक डिस्प्लेइंग सक्सेस मेथड फ्रॉम फॉर्म सबमिशन, अनलाइक व्यू डेटा एंड व्यू बैग which are limited to the single request. Temp data uses session state to keep data accessible even after the initial request, making it ideal for the redirect scenario. तो जैसे व्यू बैग या व्यू डेटा में क्या लिखा गया, कोई लिमिटेड होता था सिंगल रिक्वेस्ट के लिए, ये क्या करता है, कुछ देर के लिए वो डेटा को सेशन में डाल देता है। तो सेशन में डाल देने से फायदा क्या होता है कि आप उसको किसी दूसरे
व्यू में भी क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पर आप रिडायरेक्ट वाला काम करते हैं वहां पे ज्यादातर इसका यूज होता है। एडिशनली टेम्प डेटा इज डिजाइन फॉर ऑटोमेटिक क्लीनअप, डिलीटिंग स्टोरेज इंफॉर्मेशन आफ्टर इज एक्सेस द इन द फॉलोइंग रिक्वेस्ट। जैसे इसमें भी क्या होता है कि जैसे व्यू बैग या व्यू डेटा अपने आप डिलीट होता है, ये भी क्या होता है कि अगर सेशन में स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मान लो कि हम क्या बोले कि A1 से A2 में फॉरवर्ड किए, तो A2 का काम जैसे ही खत्म होगा तो A1 द्वारा भेजा हुआ, A1 के थ्रू भेजा हुआ टेम्प डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक मेमोरी क्लीन कर देता है। जैसे यहां पे क्या है, थिंक ऑफ इट एज शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर योर एप्लीकेशन। कुछ देर के लिए कोई चीज को याद रखना है, एक आध रिक्वेस्ट के लिए, एक से दूसरे के लिए, वहां पे इसका यूज कर सकते। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन यू परफॉर्म एन एक्शन लाइक सेविंग अ फॉर्म एंड देन रिडायरेक्ट द यूजर टू द डिफरेंट फॉर्म। के एक सेव कर रहा है और सेव करने के बाद उसको क्या कर रहा है, किसी दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं इसको करके। पहले हम एक काम करेंगे जो कि व्यू बैक से करेंगे और देखेंगे कि व्यू बैक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर व्यू बैक से नहीं हो रहा है या व्यू डेटा से नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग किससे करके देखेंगे, टेम्प डेटा। तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला दूसरा में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पहला दूसरा का काम एक ही है, बस खाली उसको स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन टेम्प डेटा जो है वो थोड़ा बाकी से अलग है। कैसे अलग है चलो देखते हैं। है मेरा टेम्प का इसको रहने देते हैं। मेरा मान लो कि एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, कौन, कंट्रोलर में जाते हैं और यहां पे कैसी बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां देते हैं एक्शन 1। अब एक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, व्यू बैग के अंदर एक डेटा डाल रहा है, या व्यू डेटा के अंदर ही डेटा डाल, व्यू डेटा कुछ भी देते हैं, मैसेज इक्वल्स टू आई दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एक्शन 1। ये यहां डाला और ये अपने व्यू को कॉल नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और ये फॉरवर्ड कर दे रहा है एक्शन 2 को फॉरवर्ड कर दिया एक्शन 2। अब हम लोग एक्शन 2 बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एक्शन 2, और ये अपना व्यू को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न व्यू, इसका व्यू ऐड करेंगे, इसका व्यू हम लोग ऐड ही नहीं कर रहे हैं, इसको जब कॉल करेंगे, एक इसका काम क्या, व्यू डेटा में डेटा डाल के अगले एक्शन मेथड को फॉरवर्ड कर देना, रिडायरेक्ट कर देना, और इसका अपना व्यू होगा जो कि यहां से हम चाहते हैं कि यहां से जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है वो हमको यहां पे दिखे। चलो राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, रेजर व्यू करे सॉरी, एम्प्टी ऐड, का नाम हो जाएगा एक्शन 2 डॉट, और यहां हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल सा H1 में डालते हैं @ व्यू डेटा, अंदर कौन सा है, मैसेज, और यहां पे ऐसे ही लिख देते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि यहां पे डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार रन कराते हैं, लोग यहां एक्शन 1 कॉल करेंगे, यहां पे कुछ आया, ब्लैंक आ रहा है ना, जबकि हम लोग यहां से तो फॉरवर्ड किए हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोले थे हम कि व्यू डेटा या व्यू बैक से इसी का अपना व्यू होगा उसको डेटा फॉरवर्ड किया जा सकता है, किसी दूसरे को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। अब यहां व्यू डेटा के जगह पे हम लोग यहां पे यूज करते हैं टेम्प डेटा, यहां भी टेम्प डेटा यूज करेंगे। जब डाले हैं टेम्प डेटा में तो रिसीव भी कहां से करेंगे, टेम्प डेटा से। अब देखते हैं वो हमको मिलता है कि नहीं मिलता।
कौन कॉल हुआ? कॉल टू एक्शन 2, लेकिन यहां डेटा मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ, अगर आप अक्रॉस द HTTP रिक्वेस्ट आप डेटा को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पे किसका यूज होता है? एक्शन 2। अब एक छोटा सा हम एक एप्लीकेशन बना के इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं और आज इसी में इस खत्म करेंगे ये प्रोजेक्ट बना के। अब इसमें देखो मेरे पास एक फॉर्म पेज होता है, कौन सा? होम का इंडेक्स। चलो होम का इंडेक्स में चलते आते हैं तुम लोग। यहां पे एक छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं, इफ लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल। यहां देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। अभी एक्चुअली अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें इसका कॉन्सेप्ट हम ट्यूसडे को बताएंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, वो हम ट्यूसडे को बताएंगे, वो बोल रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। इसमें फॉर्म तो बना ही नहीं। फॉर्म नेम इक्वल्स टू FR, एक्शन इक्वल्स टू, सपोज यहां पे देते हैं तो एक्शन 1। वहां पे एक्शन 1 दिया है ना हम लोग, वो एक्शन 1 को कॉल कर रहा है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड। अभी देखो एक फॉर्म बनाया है, अभी इसको कॉल करते हैं, देखते हैं रन करा के। जो डायरेक्ट इंडेक्स में ही बना दिए। ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बड़ा इसलिए दिख रहा है यहाँ पे एक तो इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा, तो जो बड़ा दिख रहा है उसका भी उपाय है, छोटा कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का क्लास से। लेकिन फिलहाल भी ऐसा देखो, मेरा मान लो यहाँ फॉर्म है। अब यहाँ ऐड पे क्लिक करें तो किसको कॉल करा रहा है? एक्शन 1 को। तो कॉल करा रहा है एक्शन 1 को। अब एक्शन 1 में यहाँ से 2 वैल्यू जाएगा, एक FN और एक SN। उसके लिए ये हम लोग अगले क्लास डिस्कस करने वाले हैं कि व्यू से कैसे फॉरवर्ड करते हैं। अभी हम यहाँ से बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं INT num1 या FN, सॉरी वहाँ FN है ना, और INT S। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, INT नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा, सॉरी ये स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग से जो भी डेटा आता है फॉर्म से ऐसे जनरली स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में, आप कैलकुलेशन अगर आपको करना तो इसको न्यूमेरिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। INT n1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू एंड टू FN, INT n2 इक्वल्स टू कन्वर्ट फिर INT रिजल्ट इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब आपको क्या करना है, ये व्यू अपना व्यू इसके थ्रू रिजल्ट दिखाना नहीं चाहते। रिजल्ट दिखाने के लिए हम एक्शन 2 बना के रखें, उसको भेजना चाहते हैं रिजल्ट को। तो अगर उसको भेजना चाहते हैं तब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या किया, डेटा को रिसीव किया, कैलकुलेशन किया। ऐसी क्या होगा कि तुम अगर डेटाबेस ऑपरेशन करोगे तो ये डेटा को रिसीव करेगा, डेटाबेस में डालेगा, लेकिन इसका अपना व्यू नहीं होगा। मैसेज दिखाने के लिए हम दूसरे को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, टेम्प डेटा इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये डिक्शनरी के फॉर्म में लेता है, ई डालते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू RES डाल दिए यहां पे। अब इसका जो व्यू होगा, ये जो कॉल होगा, वो अपने अंदर क्या करेगा, यहां आएगा और यहां पर हम लोग देते हैं रिजल्ट, या सीधा लिखते हैं सम, और यहां पे क्या डाल दे रहे हैं, टेम्प डेटा से रिजल्ट आया। आपका एक व्यू डेटा को कैप्चर करेगा, उसको भेजेगा, ये व्यू डेटा कैप्चर करेगा, भेजेगा इसको, ये क्या करेगा, ये डेटा को ऐड करेगा और रिजल्ट दिखाने के लिए किसको भेज दे रहा है, किसी तीसरे को। जब एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में डेटा को फॉरवर्ड करना होता है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा को। वहां पर अगर हम लोग व्यू बैग या व्यू डेटा यूज करें तो काम नहीं होगा। 110
अच्छा, एक गड़बड़ हो गया थोड़ा। आया 110। तो हम लोग तो कॉल किए थे किसको, एक्शन वन को फॉर्म से, लेकिन कॉल कौन हो गया, एक्शन टू, क्योंकि एक्शन वन कॉल हुआ, वो कैलकुलेशन किया और रिजल्ट देने के लिए किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। तो जब आपको एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड को कोई डेटा भेजना होता है, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा। ये तीन तरीका हम बताएं आज कि कैसे कंट्रोलर से व्यू को डेटा भेजा जा सकता है विदाउट मॉडल। एक और बच गया है, इसमें मॉडल के थ्रू कैसे हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलो 15 मिनट है, उसको भी बता ही देते हैं, एक ये चैप्टर खत्म ही करते हैं। नेक्स्ट, और हम लोग ये ऑलरेडी भी देखे हुए हैं। हाँ, एक चीज और इसमें समझ लो, ये थोड़ा डिटेल में हम इसमें बता देते हैं किसके बारे में, किसका रिक्वेस्ट कैसे, पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है। द की डिफरेंस बिटवीन टेम्प डेटा एंड अदर इज टू एबिलिटी टू सर्वाइव अ रिडायरेक्ट। देखो, बाकी में व्यू बैक, व्यू डेटा और इस टेम्प डेटा में मेन डिफरेंस क्या है कि जब रिडायरेक्ट किया जाता है एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में, तो ये सर्वाइव कर जाता है, मतलब ये बच जाता है, बाकी नहीं बच पाता है। तो कैसे, चलो देखते हैं। जैसी रिक्वेस्ट ए, पहला रिक्वेस्ट आता है, यू पोस्ट अ फॉर्म टू द कंट्रोलर। हम एक फॉर्म से भी डेटा भेजे थे ना कंट्रोलर को, द कंट्रोलर सेव द डेटा एंड सेट टेम्प डेटा मैसेज इक्वल टू सेव सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक फॉर्म से डेटा को कहाँ भेजे, एक फॉर्म से डेटा को यहाँ भेजे, वो वहां पर बोल रहा है सेव करने, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद एक मैसेज डाल दिए टेम्प डेटा में, रिडायरेक्ट कर देंगे किसको, अगले एक्शन को। तो किसको रिडायरेक्ट हो गया, बी को। द ब्राउजर लोड द न्यू पेज, तो ब्राउजर क्या करेगा, बी का नया पेज लोड करेगा। द व्यू रीड द टेम्प डेटा मैसेज, वो रीड करेगा, रीड करके डेटा को दिखाएगा, लेकिन डेटा को दिखाने के बाद वो क्या कर देगा, एक्शन टू में वो क्लीन अप कर देगा। क्लीन अप का मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहां बी से अगर हम सी को फॉरवर्ड कर रहे हैं या एक्शन टू से एक्शन थ्री को पास कर रहे हैं, तो एक्शन थ्री में वो डेटा हमको नहीं मिलेगा। सोचो कि यहां से हम लोग ये काम और करते हैं, यहां क्या करते हैं हम, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी रिडायरेक्ट एक्शन टू एक्शन थ्री कर दे रहा। अब ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, अपने डेटा नहीं दिखा रहे हैं, ये भी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं किसको, किसी और को। तो क्या एक्शन थ्री में हमको वो डेटा मिल जाएगा, चलो देखते हैं। अब ये अपना व्यू ना रिटर्न करके किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन थ्री, और ये अपना व्यू रिटर्न कर रहा है, डन व्यू। और इसका व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड, और इसका नाम है एक्शन थ्री डॉट सी एस। और इसमें हम लोग वो काम करते हैं जो अभी फिलहाल एक्शन टू में किए थे। कब तो वो अपना व्यू को कॉल कर नहीं रहा है, एक्शन टू तो होगा नहीं, अब किसके पास चला जाएगा, एक्शन थ्री के पास चला जाएगा। देखते हैं, हम फॉरवर्ड, हम लोग यहां से रिक्वेस्ट करेंगे किसको, वन को, वन कर करेगा टू को, और टू किसको कॉल कर दिया, थ्री को, लेकिन ये सर्वाइव कर गया। सर्वाइव कैसे कर गया, की पर पिक, एक मिनट, ये की पर पिक का सिस्टम होता है इसके अंदर, ये कीप कर गया उसको, एक सेकंड रुक जाओ। तो फॉरवर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्प डेटा का मैसेज मिल जा रहा है इसको। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ, हमको कुछ कंफ्यूजन हुआ। एज पर द रूल, एक को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वंस यू रीड अ की फ्रॉम टेम्प डेटा इट मार्क ए डिलीशन एंड विल बी गोन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। वही बोला कि एक बार जब हम डेटा रीड कर लिए, पिक कर लिए टेम्प डेटा और पिक टू रीड द वैल्यू विदाउट मार्किंग इट फॉर डिलीशन। अच्छा, कीप में क्या, आफ्टर रीडिंग इंश्योर इट्स, दोनों में तो वही है।
नहीं तो यूज तो अभी तो हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम तो दिखाना चाह रहे थे कि तीसरे में अवेलेबल नहीं रहेगा, दूसरे में हुआ। अभी हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये इसको फॉरवर्ड कर दे रहा है। इसके बाद यूज हो जाने के बाद हो सकता है कि इसके बाद ना जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग व्यू में दिखा दे रहे हैं, अगर यहाँ पे व्यू में दिखा देंगे तो फिर फॉरवर्ड कैसे होगा? अच्छा एक काम करते हैं, अब समझ में आया हमको, हो जाएगा हो जाएगा, 2 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग ये रिटर्न व्यू करेगा अपना, ठीक है, ये अपना व्यू रिटर्न किया तो किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। और यहां पर हम लिंक दे देते हैं ए एच रेफ, यहां पे क्या देते हैं ए एच रेफ, और यहां पे देते हैं हम लोग होम का एक्शन 3, और यहां लिखते हैं क्लिक ऑन मी। 1 मिनट, अब ये शायद हो जाए, तो हम दिखाना चाह रहे हैं। यहां पे तो आया, अच्छा यहां तो आया, किस में आया, एक्शन 2 में आया, एक्शन 3 में देखते हैं, एक्शन 3 में आया, नहीं आया। यहां पे क्या होगा, उसको यूज करना पड़ेगा। अगर यूज नहीं होगा तब वो क्या होगा, यहां पे ठीक ही लिखा हुआ, यहां पे क्या लिखा हुआ, एक बार जब तक उसको रीड नहीं किया जाएगा तब तक डिलीट नहीं हो जाएगा, रीड कर लिया जाएगा तब डिलीट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या किए कि सेकंड वाले में रीड कर लिए, रीड करने के बाद जब हम थर्ड वाले में उसको एक्शन 3 में गया, और एक्शन 3 में जब टेम्प डेटा को यूज करने की कोशिश कर रहा तो नहीं मिल रहा। तो जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक, अभी पिछला वाला में क्या हुआ कि बिना रीड किए ही हम लोग क्या कर रहे थे, अगले को फॉरवर्ड कर दे रहे थे, तो बिना रीड किए फॉरवर्ड कर रहे थे, इसलिए वो कीप था, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि हम लोग कॉल कराए किसको, एक्शन 1 को, एक्शन 1 टेम्प डेटा में डाला, एक्शन 2 क्या किया, अपना व्यू को रिटर्न किया, तो इसका व्यू क्या किया, टेम्प डेटा से डेटा निकाल लिया। डेटा निकालने के बाद हम यहां से एक्शन 3 को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और एक्शन 3 में हम सोच रहे हैं कि जो टेम्प डेटा में डेटा डाला था कौन, एक्शन 1, उसको यूज कर ले, तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखे थे यहां पे कि यहां पे ये अपना व्यू में ना दिखा के ये फॉरवर्ड कर दे रहा था इसको, तो क्योंकि वो डेटा टेम्प डेटा से निकाला नहीं गया था, इसलिए वो कहां मिल जा रहा था, यहां से हम फॉरवर्ड, जैसे इसके पास आया तो टेम्प डेटा को तो हम लोग यूज किए नहीं, अपना व्यू दिया नहीं, वो सीधे किसको फॉरवर्ड कर दिया, इसको। तो क्योंकि टेम्प डेटा से डेटा पिक नहीं किया गया था, इसलिए वो डेटा अवेलेबल रह रहा था और हमको मिल जा रहा था। तो ये थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन हो गया था, अब ये क्लियर हो गया। अब ये समझिए कि टेम्प डेटा जो है कब यूज करते हैं, जब अक्रॉस द सेशन आपको क्या करना है, अक्रॉस द सेशन, अक्रॉस, बार बार मुंह से सेशन निकलता, सॉरी, अक्रॉस द रिक्वेस्ट। अगर आप एक रिक्वेस्ट किए, वो किसी दूसरे को क्या कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है, तो अगर रिडायरेक्ट करने के बाद एक एक्शन मेथड से किसी दूसरे एक्शन मेथड को डेटा भेजना होता है, तो वहां पे व्यू डेटा या व्यू बैक की जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का यूज करते हैं। टेम्प डेटा में क्या होगा, आप रिडायरेक्ट करते जाइए, वो मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक आप उस डेटा को निकाल